तो योद्धाओं, आज शनिवार है और आप देखोगे कि मंडे से लेके आज सैटरडे तक आपने बहुत सारा पढ़ाई किया है, बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी लेके आए हैं। अब आप एनालाइज़ करिए कि इस 7 दिनों में आपने क्या क्या पढ़ा। आज के टारगेट भी जो आपको कम मिले हैं, मैंने आपको पॉलिटी में टारगेट नहीं बढ़ाया है। पॉलिटी में जो किए थे कल तक का टारगेट था वही है। सीजी हिस्ट्री में आपका जहाँ तक आपको मैंने लिख के दिया है उससे पहले के सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे और जो कल टेस्ट हुआ था उसके आंसर्स भी लिखेंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नोट्स क्या है, हमारा सीजी हिस्ट्री का नोट्स का क्या प्लान है। तो मैं जितने क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं होगा जिसके ऊपर आप आंसर नहीं लिखे होगे। रेडीमेड आप आंसर लिखे रहे होगे, वो आपका नोट्स ही बन रहा है। आपका मॉडल आंसर भी बन रहा है, आपका नोट्स भी बन रहा है। आपको रिवीजन करना है किसको? आप जो आंसर लिखेंगे उसको बार बार पढ़ना है। और मैं बताऊं, सीजी हिस्ट्री लोगों को बहुत संघर्ष कराता है क्योंकि ये याद नहीं होता है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, 3 4 5 बार पढ़ लेंगे और उनको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। जिन लोगों को सीजी हिस्ट्री याद है उनसे जाके पूछो कि उन्होंने सीजी हिस्ट्री को कितने बार पढ़ा है। और जो आज से 5 साल से पढ़ाई तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को भी अभी तक याद नहीं हुआ होगा, जो सिर्फ 1 साल में 1 बार पढ़ते हैं। तो सीजी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मानो कि कम से कम जिस दिन आप 30 से 40 बार पढ़ लोगे उसी दिन आपको सीजी हिस्ट्री याद होगा। और वो कैसे याद होगा? आप अभी जैसे पढ़ रहे हो, उसके बाद हमारे क्वेश्चन के आंसर जब आप लिख रहे हो तो आपका वो नोट्स भी बन रहा है और आप मॉडल आंसर भी क्रिएट कर रहे हो। और उसी को ही, जो आपका नोट्स बना है, उसको बार बार जब आप पढ़ोगे तभी आपका चीज़ें वो सरल कर पाएंगे। जो इंसान नोट्स आंसर नहीं लिख रहा है वो बिल्कुल भी मत समझना कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। तो जितने क्वेश्चन के मैं आपको सीजी हिस्ट्री के, सोचो मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन लिखवा दूंगा सीजी हिस्ट्री के, सिर्फ 60 से 70, वो भी 15 नंबर के सवाल। उससे बाहर क्या ही पूछेगा? कुछ भी नहीं पूछ सकता। सारे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर जितने सवाल हैं सब उसके अंदर कवर हो जाते हैं अगर आपने उसके आंसर्स लिख लिए हैं। और वो आपके नोट्स भी बन जाते हैं और आपके अंतिम में रिवीजन के लिए वही आपको काम आएगा। तो वो आपको ज़रूर करना है। और पॉलिटी के टेस्ट 1 के लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब में दिया था, उसको ज़रूर देखिए। और जो नहीं लिखे होंगे उसको लिखिए ज़रूर, क्योंकि आपका पॉलिटी का भी जो नोट्स बन रहा है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बनेगा। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अलग से कोई नोट्स है जिसको आप पढ़ोगे। आप जो क्वेश्चन के मैं लिखवा रहा हूँ वो भी सारे टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। थोड़ा सिंपल आंसर, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी देते हैं, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन भी देते हैं, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन भी देते हैं। तो वो चीज़ें इस तरीके से देने की कोशिश होती है कि आपका कंटेंट सारा कवर हो जाए आपकी कॉपी में। तो जो आंसर नहीं लिखते हैं वो भी ज़रूर लिखें, भले ही बाद में लिखें, लेक्चर आने के बाद लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। इसके बाद आप जो कर रहे होगे हिंदी का टॉपिक, हिंदी में हम लोग इस वीक पूरा का पूरा वीक दिया हम लोगों ने हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन, जिसमें मैंने आपको लेक्चर दिया, आपको पीडीएफ बना के नोट्स दिया। हम लोग आज आप पूरा पढ़ लोगे आधुनिक काल। हम लोग भक्ति काल, रीति काल तक कर चुके थे, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपने लिखा भी होगा। आधुनिक काल के जो विभाजन हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग। कैसे याद करते हैं इसको? सबसे पहले भारत है सबसे पहला, तो भारतेंदु, दू से ख़त्म हुआ है, तो दू से ख़त्म हुआ तो सेकंड बनेगा द्विवेदी। डी, अगर आप डी को देखो तो छ जैसे दिख रहा है, तो डी छ जैसे दिख रहा है, तो द्विवेदी से अंतिम डी से बन जाएगा नेक्स्ट वाला क्या? छायावादी। तो 3 सीक्वेंस आपने शुरू का कंप्लीट कर लिया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। उसके बाद आप सीक्वेंसली याद कर लो, प्रगति के साथ प्रयोग करोगे तो बनेगी क्या? नई कविता। प्रगति के साथ प्रयोग करोगे तो होगी क्या? नई कविता। और सारे इसमें बुक्स में आप जब विनय कुमार पाठक सर की बुक पढ़ोगे तो आपको इसकी विशेषताएं पढ़नी है, कौन से काल में हुआ ये पढ़नी है। इसमें बहुत सारे राइटर्स के नाम, रचनाकारों के नाम लिखे होंगे जो आपको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं। जितना मैं आपको पीडीएफ में लिख के दिया हूँ आप उसको पहले रटो, मोर देन सफिशिएंट है। मैं आज तक उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सारे सवाल बना लेता हूँ। तो आप उसको रटो, जितना मैंने लिख के दिया है उतना ही पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप करोगे, आप पूरा आधुनिक काल रटोगे। कल संडे है, आपको रिवीजन करने का एक समय मिलता है, तो आप संडे को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जो चीज़ें आपकी छूट गई होगी उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें।
याद करने की कोशिश करें, जो आपने आंसर इस वीक लिखा होगा उसको भी बार बार पढ़ने की कोशिश करें। संडे को कुछ करो चाहे ना करो, उस वीक में जो आंसर आप लिखे होंगे उसको 5 बार ज़रूर पढ़ो, ये आपका मस्ट काम होता है। तो ये रहेगा। और अभी आप देख रहे होंगे करंट अफेयर में FATF के बारे में बहुत कल आया था, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और उसमें भारत को बहुत ही अच्छा रैंक मिला। तो आपको ये पेपर नंबर 7 पार्ट 2 वाला कंटेंट में आता है टॉपिक में, वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जो करंट अफेयर की हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं उसमें आप ये टॉपिक लिखोगे FATF, क्या क्या लिखोगे इसके बारे में, ये बना कब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके उद्देश्य क्या है, काम क्या करता है, कार्य क्या करते हैं। तो इसमें आप जब देखोगे कार्य का, तो 2 टर्म यूज़ होता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग और एक टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग मतलब आसान है, किसी भी आतंकवादी को पैसा वैसा देना, जैसे पाकिस्तान करता है, अलकायदा वकायदा लोगों को पैसा देता है, तो ये टेरर फंडिंग हुआ। तो इसके ऊपर बैन लगाना और देशों पे नज़र रखना। और दूसरा क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लॉन्ड्री का मतलब तो सबको जानते हैं, लॉन्ड्री क्या होता है, जो गंदे कपड़ों को धोता है और उसको साफ करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुआ, काला धन को जो सफ़ेद करता है वो बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्या हुआ, अब किसी ने ड्रग्स से, अफीम से, अब जैसे ये सब चीज़ों से पैसे, गलत तरीके से पैसे कमाए, काला धन था वो, तो उसको फिर उन्होंने क्या किया, वाइट मनी में कन्वर्ट किया। अब वो प्रोसेस अलग है कि उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग टर्म का यही मतलब है, काला धन को धो के उसको सफ़ेद बना देना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसके ऊपर कंट्रोल करने का काम होता है पूरे वर्ल्ड वाइज FATF करता है। बहुत सारी इसके लिस्ट आते हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, जिसमें आप देखोगे कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में आ जाता है। जब किसी देश को FATF ब्लैक लिस्ट कर देता है तो उस देश को फॉरेन फंडिंग आना बंद हो जाता है, IMF लोन नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा, और इस तरीके से उस देश में ये माना जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पे पैसे आने बंद हो जाते हैं, तो उस देश की इकोनॉमी में भी नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये FATF के बारे में है। ज़्यादा कुछ मत लिखना, छोटा सा ये आंसर, मतलब 4 नंबर के लायक आंसर आप बना के लिख लेना। बाकी डिटेल हम लोग जब पेपर नंबर 7 पार्ट 2 करेंगे तो करेंगे, लिखेंगे। कुछ लोग क्या है, बहुत डिटेल घुस जाते हैं, बहुत सारा समय दे देते हैं उसको लिखने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस कब बना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उद्देश्य कार्य क्या है, बस उससे ज़्यादा मत लिखना। सेकंड टॉपिक आप वो भी लिखना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, कार्य क्या है, पूरे विश्व में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनाना, सरकारों से समन्वय करके योजनाओं बनाना और फंडिंग करना, ये मार्गदर्शन करना, ये सारा कुछ उसका काम होता है। बस 4 नंबर के सवाल के लायक ये कंटेंट है, ये आप दोनों टॉपिक के बारे में लिखोगे तो पेपर नंबर 7 पार्ट 2 के बारे में ये 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जब वहाँ पढ़ने जाओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, तो ये आप करोगे। इंग्लिश हम लोग आर्टिकल शुरू कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 यूट्यूब में है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो ग्रुप में आपको जब लिंक मिलेगा उसको देखो, कॉपी में उसको नोट डाउन करो। संडे कल है तो कल तक आपका ये 2 लेक्चर कॉपी में नोट डाउन हो चुका होना चाहिए आर्टिकल का, और आपका वो समझ में भी आ चुका होना चाहिए। तो हम लोगों को ये इंग्लिश और ये हिंदी के साथ जो इंग्लिश इंडिया वाला पोर्शन चल रहा है और CG वाला पोर्शन चल रहा है, सबको बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी सिलेबस को अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नए लोग जो मेरे को बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमको जुड़ना है, क्या है प्लान, हमको बता दो करके, तो मैं बहुत सबको तो मैं अलग से फ़ोन करके समझा नहीं सकता, मैसेज में बता नहीं सकता। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक हम लोग पेपर 7 नहीं शुरू किए हैं, पेपर 6 में CG का कल्चर ख़त्म कर चुके हैं। CG का कल्चर, इसमें इंडियन मतलब फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी, ये दोनों बचा हुआ है। पेपर नंबर 5 में CG का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमी और CG जो इंडियन ज्योग्राफी दोनों बचा हुआ है। ये दोनों हम लोग इस मंथ, अगले मंथ मतलब अक्टूबर में कंप्लीट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी ये हम लोग नेक्स्ट मंथ कंप्लीट करेंगे। हो सके तो अभी जैसे पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सीधा इंडियन इकोनॉमी में ही शिफ्ट करेंगे। उसके बाद पेपर नंबर 4 में हम लोगों ने बिहेवियरल साइंस और ये साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। और मैथ्स का टॉपिक हम लोग एक वीक में एक टॉपिक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये वो टॉपिक होते हैं जो मेंस में पूरा है, और मेंस का अगर मैथ्स अगर बना लिए तो CSET के भी मैथ्स आपका बन जाता है। तो वो अगर मैथ्स कर रहे हो तो आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हो। पेपर नंबर 3 अभी हम लोग कर रहे हैं, CG हिस्ट्री कर रहे हैं और पॉलिटी का सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लैंग्वेज तो हम लोग का शुरू से चल रहा है। ऐसे की बात करूँ तो हम लोग का फ्रिक्वेंटली जब भी टॉपिक आता है तो कुछ डिस्कशन करते हैं। और अभी जैसे बातचीत चल रहा है एक देश एक चुनाव का,
तो जब एक देश एक चुनाव का अभी आप सुन रहे हो, तो इस साल मैं उसको बोल देता एक ऐसे के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 2023 पीएससी में ये ऐसे कंटेंट ये पूछ चुका है, तो ये हमारे ऐसे के लिए उतना रिलेवेंट होगा नहीं। लेकिन चूंकि अभी अगले महीने हमारा इंटरव्यू भी हो सकता है, तो सभी व्यक्तियों जो स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक देश एक चुनाव के ऊपर आँख गड़ा के रखें, कुछ कंटेंट होता है उसको गैदर करने की कोशिश करें। बाकी जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अभी भी जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पिछला हो चुकी है, उसके आपको नोट्स मिलेंगे। बाकी पढ़ने का समय तो अभी आपको नहीं मिलेगा। अब आगे जो होना है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन पीछे जो हो चुका है उसके आपको सिर्फ अभी नोट्स मिलेंगे। प्रीलिम्स के तैयारी आप ये मानो 10 नवंबर से हम लोग डेडिकेटेड प्रीलिम्स तक स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन 10 नवंबर अभी से लेके 10 नवंबर तक आप ये मानो कि मेंस में ज़्यादा फोकस रहेगा। मेंस के साथ अगर प्रीलिम्स भी तैयारी हो जा रहा है तो वो कर रहे हैं। 10 नवंबर के बाद से 80% टाइम हम लोग प्रीलिम्स में देंगे और 20% टाइम हम लोग मेंस के लिए देंगे। ये कब तक देंगे? 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक 20% मेंस के लिए देंगे। और जब तक प्री होगा, प्री का डेट जो होगा मैं बता दूंगा कल, तो प्री के तक हम लोग फिर 100% प्री करेंगे। तो मैं प्रीलिम्स में आपको जो भी रिक्वायर्ड लेक्चर होगा, नोट्स होगा, एनवायरनमेंट का जैसे मैंने पूरा नोट्स दूंगा आपको, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ करेंगे, बस आपको मेहनत करते रहना है लगातार, तभी जाके कुछ हो पाएगा आपका जुगाड़। तो कल मिलेंगे, कल नहीं, कल तो संडे, बहुत मेहनत करना है आप लोगों को, मेरे से भी ज़्यादा आपको मेहनत करना है। और मंडे को फिर हम लोग नया फिर रूटीन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे। थैंक यू।